डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में आज से शुरू हुआ इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने तकनीकी विकास से किसानों और मछुआरों को होने वाले लाभ का भी किया जिक्र। कहा कि सरकार अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कर रही है काम। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक देश। 2020 में भारत इस क्षेत्र में था 9वें स्थान पर। वित्त वर्ष 2023-24 में 1.07 लाख मीट्रिक टन शहद का किया निर्यात, जिसकी कीमत रही $177.55 मिलियन। राजस्थान सरकार ने 2025 खरीफ सीजन के दौरान अत्यधिक वर्षा से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी को दी मंजूरी। इस कदम का उद्देश्य उन किसानों को राहत प्रदान करना जिनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है नुकसान। विश्व भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस। बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत किया गया है नामित। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। सम्मेलन भारत मंडपम में हो रहा है और 5 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार से जुड़े हितधारकों ने हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने इस अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना कोष का भी शुभारंभ किया और इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। पीएम ने अपने संबोधन में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार की दिशा में भारत की उपलब्धियों को सराहा। पीएम ने कहा कि भारत अब तकनीकी का कंज्यूमर नहीं, तकनीक के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का अग्रदूत बन रहा है। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब
$140 बिलियन तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि सरकार अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम ने तकनीकी विकास से किसानों और मछुआरों को होने वाले लाभ का भी जिक्र किया। आज दुनिया का सबसे पहला और सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी के पास है तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। हमने 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा है। मोबाइल डेटा को डेमोक्रेटाइज किया है। साथियों, बीते वर्षों में अगर हमारा स्पेस प्रोग्राम चांद और मंगल तक पहुंचा तो साथ ही हमने अपने किसानों, मछुआरों को स्पेस साइंस के लाभ से भी जोड़ा। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश ने 1.07 लाख मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया, जिसकी कीमत $177.55 मिलियन रही। 2020 में भारत इस क्षेत्र में 9वें स्थान पर था, लेकिन अब निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया है और इस योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत के बैनर के तहत 3 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था और अब 2025-26 तक बढ़ाया गया है। शहद और मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसिंग के लिए सरकार ने मधु क्रांति पोर्टल भी शुरू किया है। भारत की विविध जलवायु परिस्थितियां मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं और इससे किसानों की आय और फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। NBHM के तहत 3 लघु मिशनों में वैज्ञानिक पालन, प्रसंस्करण व अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 2025 खरीफ सीजन के दौरान अत्यधिक वर्षा से प्रभावित 7.63 लाख किसानों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी को मंजूरी दी है और इस कदम का उद्देश्य उन किसानों को राहत प्रदान करना है जिनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है। 6 जिलों की 43 तहसीलों में भारी वर्षा के कारण 33% से अधिक नुकसान वाली फसलों की पहचान की गई है और इन 3,777 गांवों के लगभग 7.63 लाख किसानों को राज्य आपदा राहत कोष से कृषि इनपुट सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने कहा है कि अन्य जिलों के फसल नुकसान की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है और आकलन पूरा होने के बाद उनके राहत पैकेजों को मंजूरी दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त करने के लिए काम कर रही है। सरकार की प्रोत्साहन नीतियों से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और पशु आहार का वार्षिक टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 47 वर्षों में पहली बार डेयरी क्षेत्र के मुनाफे में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले घाटे में चल रहे 15 दुग्ध संघ अब लाभ में हैं। राज्य की डेयरी प्रसंस्करण क्षमता 48 लाख लीटर से बढ़कर 52 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है और इसे वर्ष के अंत तक 65 लाख लीटर करने का लक्ष्य है। एक वर्ष में 1,000 नई डेयरी सहकारी समितियां बनी, 2,000 संकलन केंद्र स्थापित हुए और 1 लाख से अधिक किसान सहकारी नेटवर्क से जुड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 2,500 प्लांट स्थापित हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को दुग्ध उत्पादन का राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाए। राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। पशु खरीदो फरोख्त के साथ साथ मनोरंजन और संस्कृति का संगम भी यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पशुओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जिनमें श्रेष्ठ नस्ल के पशुओं को पुरस्कृत किया जाता है और इस पशु मेले का मुख्य आकर्षण होता है
विदेशी सैलानियों को पुष्कर खास तौर पर पसंद है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाले पुष्कर ऊंट मेले ने तो इस जगह को दुनिया भर में अलग ही पहचान देती है। मेले के समय पुष्कर में कई संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलता है और एक तरफ तो मेला देखने के लिए विदेशी सैलानी बड़े संख्या में पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान व आसपास के तमाम इलाकों से आदिवासी और ग्रामीण लोग अपने अपने पशुओं के साथ मेले में शिरकत करते हैं। मेला रेत के विशाल मैदान में लगाया जाता है। ढेर सारी कतार की कतार दुकानें, खाने पीने के स्टॉल, सर्कस, झूले और न जाने क्या क्या। ऊंट मेला और रेगिस्तान की नज़दीकी से इस ऊंट हो तो हर तरफ देखने को मिलती है, लेकिन कालांतर में इसका स्वरूप विशाल पशु मेले का हो गया है। और विश्व भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस। बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामित किया गया है। यूनेस्को के अनुसार विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 142 देशों के 784 स्थल शामिल हैं। ये स्थल 70 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के महत्व को बढ़ावा देना है, जो पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और सतत विकास को एक साथ लाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस हर वर्ष 3 नवंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। इसे यूनेस्को ने वर्ष 2022 में मानव और जैव मंडल कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित 41वें महासम्मेलन में घोषित किया था। यह कार्यक्रम 1971 में शुरू हुआ था। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण और मानव प्रकृति के संतुलित संबंधों में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की भूमिका को रेखांकित करना है। सितंबर 2025 तक विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में 142 देशों के 784 स्थल शामिल हैं। ये लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित करते हैं, जिसमें 26 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। ये क्षेत्र जीवित प्रयोगशालाओं की तरह हैं, जहां समुदाय आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस दिवस का उद्देश्य नेटवर्क के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना और जैव विविधता ह्रास, जलवायु परिवर्तन तथा असतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करना है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में योगदान करते हैं, जिनमें पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा, नवाचार को प्रोत्साहन और जलवायु सहनशीलता को बढ़ावा देना शामिल हैं। सितंबर 2025 में चीन के हांगझोउ में 5वां विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भविष्य की रणनीतियों और अनुभवों को साझा किया। सम्मेलन ने वैश्विक जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई ढांचों के अनुरूप सहयोग को सुदृढ़ किया। भारत में कुल 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो लगभग 60,000 से 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इनमें से 13 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी WNBR में शामिल किया गया है। नीलगिरी पहला मान्यता प्राप्त क्षेत्र था, गल्फ ऑफ कच्छ सबसे बड़ा और दिब्रू सैखोवा असम सबसे छोटा आरक्षित क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस यह संदेश देता है कि सतत भविष्य तभी संभव है जब मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन और सम्मान का संबंध स्थापित हो। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य में वर्तमान उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा की और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है और जिसका वितरण किसानों को उनकी भूमि के अनुपात से किया जा रहा है। और इसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि रबी 2025-26 सीजन के लिए राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है।
MFMS पोर्टल के अनुसार 2 नवंबर 2025 तक कुल 35.68 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुआ है, जिसमें 9.77 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हो चुकी है और इस प्रकार किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में 25.91 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार उपलब्ध है। ये पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान उपलब्ध 24.32 लाख मीट्रिक टन से 1.59 लाख मीट्रिक टन अधिक है। उन्होंने बताया है कि रबी सीजन के लिए उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की निरंतर निगरानी की जा रही है। वर्तमान में 4.35 लाख मीट्रिक टन DAP उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.94 लाख मीट्रिक टन अधिक है और इसके अलावा 4.80 लाख मीट्रिक टन NPK उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.60 लाख मीट्रिक टन अधिक है और यूरिया की उपलब्धता 12.71 लाख मीट्रिक टन है। आगे बढ़ते हैं, जहां खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर धान बेचने के लिए जो किसान अभी तक अपना पंजीयन नहीं करा पाए हैं, उन किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने धान उपार्जन के लिए बचे हुए किसानों के लिए पंजीयन अवधि को बढ़ाकर 6 नवंबर 2025 तक कर दिया है। ये निर्णय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की विशेष पहल पर लिया गया। सरकार के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों से ये सुझाव प्राप्त हुए थे कि तकनीकी कारणों और समय के अभाव या मौसम की बाधाओं के चलते कुछ किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा पाए हैं। कलेक्टरों द्वारा भेजे गए इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार ने कृषक पंजीयन की अवधि में विस्तार का निर्णय लिया है और ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी खरीदी से वंचित न रह जाए। रबी सीजन के दौरान देश में गेहूं की खेती प्रमुखता से की जाती है और ऐसे में गेहूं का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा देश के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के लिए गेहूं की नई एवं उन्नत किस्मों का विकास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में गेहूं की एक ऐसी ही उन्नत किस्म करण शिवांगी DBW 359 का विकास गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा किया गया है। केंद्रीय फसल मानक एवं विमोचन एवं अधिसूचना उप समिति द्वारा गेहूं की विकास DBW 359 करण शिवांगी को वर्ष 2023-24 में मध्य एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सीमित सिंचाई और समय से बुआई के लिए जारी किया गया है। मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी का झांसी क्षेत्र, राजस्थान का कोटा और उदयपुर क्षेत्र आदि आते हैं, तो वहीं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा एवं तमिलनाडु आदि राज्य आते हैं। और इन क्षेत्रों से किसान समिति सिंचाई यानी कि कम पानी की स्थिति में इस किस्म को लगातार अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ की तैयार फसलों की कटाई करें। टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की तुड़ाई सही समय पर करें। ज्वार की कटाई और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। कपास के खेतों में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में सरसों और आलू की बुवाई करें। बुंदेलखंड में चने की बुवाई करें। मालवा के पठार इलाके में तैयार सोयाबीन की कटाई करें। पश्चिमी ओडिशा में सरसों, सूरजमुखी, मटर, मूली और गाजर की बुवाई का काम करें। पश्चिमी मध्य ओडिशा में रबी की दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई की तैयारी करें। सर्दियों के मौसम के लिए सब्जियां बोना उचित रहेगा। उत्तर पश्चिमी पठार इलाके में तोरई और सूरजमुखी की बुवाई का काम करें। महाराष्ट्र के कोंकण में तैयार धान और रागी की कटाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी धान की कटाई समय पर कर लें। मध्य महाराष्ट्र में सोयाबीन, मक्का और बाजरे की कटाई का समय चल रहा है। यहाँ के किसान मूंगफली और प्याज की खुदाई करें। खुदाई, कटाई और तुड़ाई के बाद उत्पादों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में रबी के चने, सूरजमुखी, कुसुम और हरे चारे की बुवाई जारी रखें।
मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में कपास की चुनाई और सोयाबीन की कटाई करें। यहाँ के किसान रबी के चारे, अलसी, कुसुम और मक्का की बुवाई का काम करें। पूर्वी विदर्भ में अगेती धान की कटाई करें। यहाँ के किसान प्याज, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। पूर्वी विदर्भ में इन दिनों सेम, मेथी, पालक, मूली और गाजर की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप जीत कर इतिहास रच दिया है। महिला टीम की पहली बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराने में सफलता पाई। भारत से मिले 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम। लॉरा वुडवार्ड के शतक के बावजूद फाइनल मुकाबला हार गई। अफ्रीकी टीम ने 45.3 ओवर में 246 रन पर ढेर हो गई। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, तो वहीं पूरी प्रतियोगिता में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने LVM-3M5 रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 को देश की जमीन से लॉन्च किया। CMS-03 का मकसद भारत और आसपास के समुद्री इलाकों में मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सेवाएं देना है। भारत का सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र आज से 5 नवंबर तक अपने प्रमुख कार्यक्रम समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला का 3रे संस्करण की मेजबानी गुरुग्राम में कर रहा है। दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने की तैयारी की जा रही है और इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के शहरी गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देना है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती 25 दिसंबर से पहले परियोजना को शुरू करने की योजना है और इस कैंटीन के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी में एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। रविवार देर शाम मतौड़ा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर घटना पर दुख जताया है और हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम 2 नवंबर को शुरू हुआ था और 29 नवंबर तक देश के 24 अलग अलग केंद्रों पर होगा। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की